हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डिस्कशन ऑफ वेंचर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेसेस के बारे में। विच डेटाबेस यू शुड चूज, वेदर नो सीक्वल और सीक्वल, और आपको कितना डेटाबेस की समझ और आपकी हैंड्स ऑन होना चाहिए बिफोर जंप इनटू द प्रोजेक्ट। या वो अप्रोच सही रहेगा कि हम बिना सीखे सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ब्रशअप करके चले जाएं और हम प्रोजेक्ट में पूरी जर्नी कंप्लीट करें, डेटाबेस सीखने का, क्वेरी सीखने का, और जो भी एग्रीगेशंस हैं या ज्वाइंस हैं वो सब करने का। तो अभी इसके में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो विमल, फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल, विच वन यू चूज? मेरी जर्नी रही है, मैंने पहले सीक्वल किया है, तो आई विल चूज सीक्वल। एंड वेयर इफ एनीवन वांट्स टू इनटू सीक्वल, लाइक कहाँ से वो स्टार्ट करे, क्या पढ़ना पढ़ना स्टार्ट करे? जितनी मेरी समझ है सीक्वल के लिए, मैंने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पे काम किया अभी तक। मेरे हिसाब से अगर आप सीक्वल जर्नी में जा रहे हो तो पहले तो आपका कॉलेज का डीबीएमएस अच्छा कर लो। अगर आप हम्म। कॉलेज में हो तो एक बार डीबीएमएस वापस पढ़ लो। यस, करेक्ट। आपकी 40 to 50% चीजें तो वहीं समझ में आ जाएंगी, बाकी बचा सिंटेक्स और क्वेरी, वो सब तो आप विद द प्रोजेक्ट सीखते चले जाओगे। ओके, अभी सीक्वल में भी कई सारी चीजें हैं। माइक्रोसॉफ्ट का अलग सीक्वल है, माई सीक्वल अलग है, ओरेकल का अलग सीक्वल है, पोस्टग्रेस है। इन चारों में से कौन सा? सबसे पहले ओल्ड एंड गोल्ड माई एसक्यूएल से स्टार्ट करो। माई एसक्यूएल से स्टार्ट करने का एडवांटेज ये है कि आपको अगर होस्ट भी करना हो ना कहीं पे रियल एप्लीकेशन, तो आपको बहुत फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप होस्ट कर सकते हो, क्योंकि माई एसक्यूएल बहुत पुराना है, इतने सालों से चलता हुआ रहा है और उसकी कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रांग है। आपको ऐसा कोई इशू मिलेगा ही नहीं जो अभी तक कवर नहीं किया जा चुका है उस वे में बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि माई आपने सीख लिया तो दूसरे डेटाबेस सीखने में आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। काइंड ऑफ सिमिलर ही है। सब डेटाबेसेस बेसिक तो सिमिलर ही है सब में। खाली चेंज क्या होता है कि कोई दूसरा डेटाबेस आता है ना, तो वो या तो उन्होंने बनाया होगा दूसरा डेटाबेस। अभी MySQL और MS SQL ये दोनों लगभग सेम ही है, क्योंकि MySQL जनरली मतलब जनरल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है और MS SQL माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन के लिए वो लोग यूज़ करते हैं, लाइक .NET एंड ऑल। लेकिन दोनों का काम क्लोज टू सिमिलर ही है। अभी आप पोस्टग्रेस की बात करें ना, तो पोस्टग्रेस थोड़ा एडवांस वर्जन होता है कि मतलब उसमें आप छोटी मोटी एप्लीकेशन के लिए पोस्टग्रेस यूज़ नहीं करते, उसमें थोड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है ना जहाँ पे हाई मेंटेन डेटा करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप पोस्टग्रेस में जाओ तो वो ज़्यादा सही है। लेकिन ओवरऑल थिन लाइन यही है कि सब कुछ सिमिलर ही है, मतलब बेसिक चीज़ें तो सिमिलर ही है, मतलब 70% चीज़ें सिमिलर है। तो ऐसा सच आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है कि आपने MySQL सीखा तो आपको कुछ अभी पूरा अलग ही ट्रांजिशन करना पड़ेगा पोस्टग्रेस सीखने के में। सेम ही है। अगर आप वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी में अभी एप्लीकेशन बना रहे हो। अभी आप जैसे PHP वगैरह में बना रहे हो, कोर क्वेरी लिख रहे हो बराबर, तो आपका डेटाबेस का क्वेरी नॉलेज बहुत मैटर करता है। तो जैसा कि अंशु ने बोला कि अगर कॉलेज में आपने DBMS सही कर लिया ना, तो आपको थ्रू आउट द करियर वो हेल्प करने वाला है बैक एंड डेवलपमेंट के सेंस में। क्योंकि होता क्या है ना कि डेटाबेस ही एक ऐसा मतलब एक इंडस्ट्री है, मतलब डेटाबेस ही एक पार्ट ऑफ इंडस्ट्री है जिसमें बहुत रैपिडली चेंज नहीं आता है। पिछले मतलब अगर मैं लास्ट 2 डेकेड की बात करूँ ना, तो 20 साल पहले भी MySQL यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है। और तब जो क्वेरी लिखी जाती थी ना, अभी भी सिमिलर ही क्वेरी लिखते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं है। और डेटाबेस इंजीनियर होते हैं ना, उनका करियर IT इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक ये एडवांटेजेस है DBMS आपका नॉलेज अच्छा होने का। ठीक है, तो कॉलेज में आप DBMS में अच्छे से ध्यान दो अगर आप स्टिल अभी कॉलेज में हो तो अंशु तुमने भी 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ करके, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था मतलब हाउ इज़ इट, मतलब लर्निंग तुम्हारा बैकग्राउंड था, तुमको पहले क्वेरी वगैरह आता था या तुमने स्टार्टिंग से सीखा? मेरे को लगता है कि कॉलेज टाइम में वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट जिसको मैं वापस भी पढ़ सकता हूँ वो था डीबीएमएस। तो मैंने कॉलेज में सीक्वल डेटाबेस को एटलीस्ट समझने की तो बहुत अच्छे से ट्राई किया था। जब मैं प्रोफेशनल कैरियर में आया, इवन दो आज मैं मोस्टली सिर्फ नो सीक्वल डेटाबेसेस पे ही काम करता हूँ, मोस्टली मोंगोडीबी। बट जो कमांड और जो कंट्रोल सीक्वल डेटाबेसेस में मिलते हैं आपको, वो चाहे आपको ट्रांजेक्शन्स के मिल जाएं, कर्सर्स के मिल जाएं, वो अभी उतना बढ़िया मोंगोडीबी में नहीं मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि मोंगोडीबी खराब है, इसका बस ये मतलब है कि मोंगोडीबी थोड़ा सा चीजों को रैपर बना के देता है आपको।
आपको सीक्वल में बहुत सारा कंट्रोल इनबिल्ट मिलता है। अगर इसको मैं थोड़ा कंपेयर करने जैसा चाहूँ तो वो कुछ सी और C++ जैसा होता है कि आपको सब कुछ खुद से ही करना होता है। और मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी काम करना है तो आप खुद से कर रहे हो, और आप कोई मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आओ, जावास्क्रिप्ट में, तो मोस्टली चीजें कर देते हैं बिहाइंड द सीन, आपको पता नहीं चलता है। जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मोस्टली पोस्टग्रेस पे काम किया हुआ है। अच्छा था, बढ़िया था, बट अभी तो नो ऑफेंस टू एनी डेटाबेस, बट मोंगोडीबी नाउ मच कंफर्टेबल विथ मी, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट्स और वो सब कर दिया। तो कुछ सही और कोई गलत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका प्रोजेक्ट किस पे है। अगर आज की डेट में मैं कंफर्टेबल हूँ SQL डेटाबेस पे, मेरा प्रोजेक्ट बोल रहा है कि नहीं मेरे को नो SQL डेटाबेस करना पड़ेगा, आई हैव टू गो। वैसा वर्सा, अगर मैं नो सीक्वल पे हूँ और सीक्वल पे जा रहा हूँ, या सीक्वल पे हूँ नो सीक्वल पे आना पड़ेगा। मतलब ये पूरी जो सिनेरियोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया था अपने कॉलेज टाइम में विद द डेटाबेसेस। मैंने उस समय ज़्यादातर किया था सीक्वल डेटाबेस में, आई थिंक माई सीक्वल और सीक्वल सर्वर, आई थिंक जो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस होता है, उस पर मेरे को हैंड्स ऑन था। जब मैंने मूव किया पोस्टग्रेस में, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है विद द सिंटैक्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आप ORM का यूज करते हो ना कि आप डायरेक्ट क्वेरी लिखते हो। तो कोई ऐसा बहुत ही कठिन ट्रांजिशन नहीं था। थोड़ा सा समझना पड़ा इनिशियली, कुछ दिनों की दिक्कत थी, एंड देन आई वाज प्रीटी मच कंफर्टेबल विद द सीक्वल डेटाबेस। तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा टूल बोला, ORM। तो ORM क्या होता है? वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपकमिंग डिस्कशन में बात करेंगे कि ORM टूल्स क्या होते हैं, कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ इट। वो एक अनदर डिस्कशन है। अभी हम इस पे आए कि आज के टाइम में किसी को MySQL या फिर MongoDB डेटाबेस सीखना है, ठीक है? तो लेट्स से MongoDB सीखना है, तो सबसे पहले, क्योंकि MongoDB ऐसा है ना कि वो कोई, मतलब आई डोंट थिंक कॉलेज में आता है वो सीधा हम रियल प्रोजेक्ट में ही, IT मतलब इंडस्ट्री में ही सीखते हैं। तो MongoDB किसी को सीखना है तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए उसका? इसके लिए आई थिंक हमने लास्ट डिस्कशन में भी रेफर किया था कि अगर आपको कोई भी नई टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो तो उससे पहले आप थोड़ा सा उस पे समय अपना दो कि पुराने टेक्नोलॉजी में वो क्या चैलेंजेस थे या वो क्या दिक्कतें थी जिसकी वजह से हम नई टेक्नोलॉजी पे मूव कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो आप देखोगे कि SQL डेटाबेसेस में हमें मोस्टली एक स्कीम बनानी पड़ती थी। ये स्कीमा वाले डेटाबेस है, उसमें टेबल्स होते थे, इसमें सिर्फ जेसन होता है। तो इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको जर्नी मूव करनी है, अगर आप अभी मान के चल रहा हूँ कि आपको सीक्वल आता है, सीक्वल आने का मतलब क्या है, आप अच्छे से सेलेक्ट क्वेरीज, वेयर क्वेरीज, हैविंग क्लॉजेस, ग्रुप बाय, ये सब कर सकते हो। आप एग्रीगेशंस, जितने भी आई थिंक एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, सम, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, ये सब आपको आता है। आप अच्छे से ज्वाइन, जो भी लेफ्ट राइट ज्वाइन होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है, फुल ज्वाइन होता है, जितने ज्वाइंस होते हैं वो आपको अच्छे से पता है। आपको थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन्स का आइडिया है, अभी आपको इतना आइडिया है। जब आप आओगे नो सीक्वल डेटाबेस की तरफ तो लगभग यही सारी चीज करनी होगी। आपको पहले तो आपको फाइंड के, जो आप पहले काम सेलेक्ट से करते थे, यहाँ पे आप फाइंड से करोगे। जो उधर आप काम ग्रुप बाई और हैविंग के थ्रू करते थे, यहाँ पे आपके लिए वहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर आपके पास मोंगोडीबी की पाइपलाइंस होंगी, एग्रीगेशन पाइपलाइन, आपको वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो जर्नी बहुत सिंपल है। आप पहले स्टार्ट करो बहुत छोटे छोटे क्वेरीज से। जो क्वेरी आप कंफर्टेबली लिख पा रहे हो सीक्वल के अंदर, ट्राई करो उसी को आप नो सीक्वल डेटाबेस के अंदर लिखने का। आप पहले एक सिंपल बनाओ एक डेटाबेस, उसके अंदर बनाओ मल्टीपल मॉडल्स, एक मॉडल तैयार करो, कुछ डमी डेटा डालो। देन इनिशियली आई वुड से गो टू सेल, मोंगोडीबी, मोंगोज के सेल्स आते हैं, कॉम्पस का सेल आता है, उसके सेल पे जाओ और क्वेरी लिखने का ट्राई करो। वंस यू बिकम, आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेरीज एग्जीक्यूट होती है, कैसे क्वेरीज का सिंटेक्स होता है, देन यू कैन मूव द अनदर एनी ORM अगेन फॉर द नो सीक्वल डेटाबेसेस, लेट्स से मोंगोडीबी के लिए मोंगूज। वो आपका काम काफी इजी कर देगा। बट इससे पहले तो अच्छा तरीका यही है कि ORM से जाने से पहले आप सेल पे जाओ, चीजों को समझो। जितनी चीजें आपको आती हैं सीक्वल डेटाबेस में, उन सारी चीजों को आप रिप्लिकेट करने की ट्राई करो अपने मोंगोडीबी के अंदर, क्वेरीज के अंदर, पाइपलाइन के अंदर। यहाँ पे आपने बहुत बार सुना होगा कि मोंगोडीबी के अंदर ज्वाइंस नहीं होते हैं, बट यहाँ पे लुकअप्स होते हैं। तो आप उसको समझने की ट्राई करो कि लुकअप कैसे होते हैं। इसमें एग्रीगेशन फंक्शन सिर्फ 5 नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं। इसमें सेलेक्ट स्टार करके नहीं होता है, इसमें प्रोजेक्ट करके होता है। तो आपको ये जो डिफरेंसेस हैं आप तब समझ पाओगे जब आप दोनों को कंपेयर करोगे।
और अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक समझ होनी चाहिए कि डेटाबेस बेसिकली करता क्या है। हम मोस्टली डेटाबेस में चार ही चीज करते हैं: क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इसके लिए हमें क्वेरीज बनानी है। आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो विथ राइटिंग स्मॉल क्वेरीज, फिर धीरे धीरे आप इसको इन्हेंस करते जाओ। फिर आप मल्टीपल डेटा के साथ एंट्रीज और जो भी मॉडिफिकेशंस हैं वो करो। और फिर वो आफ्टर सम टाइम इफ यू आर कंफर्टेबल, आप डायरेक्ट इसको अपने प्रोजेक्ट में इंजेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये एक पूरा पाथ होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। अभी एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि जो अक्सर लोग कंफ्यूज भी होते हैं इसमें कि कब कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट करें, मतलब चूज़ करें फॉर माय प्रोजेक्ट। तो ये कन्फ्यूज़न को कैसे मिटाएं? जैसे अभी माई मतलब कोई भी रिलेशनल डेटाबेस है या मोंगोडीबी है, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब हम ऐसा को भी मतलब मैं भी मोंगोडीबी में भी डेवलपमेंट करता हूँ और रिलेशनल डेटाबेस में भी करता हूँ, तो एज सच मुझे कभी, या फिर मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, या फिर मुझे कभी दिक्कत आया नहीं है, या फिर मैंने राइट चॉइस किया है डेटाबेस का कि मुझे कभी दिक्कत आया नहीं है। तो कब कौन सा डेटाबेस चूज़ करना चाहिए, वो कैसे मतलब आइडेंटिफाई किया जाए? आई थिंक विमल तुम भी एग्री करोगे इस पर्टिकुलर लाइन से कि अगर आप इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो 95% ऑफ द चांस में तुम्हारे हाथ में होता ही नहीं है कि तुम कौन सा डेटाबेस यूज करने हो करोगे। मोस्टली वो या तो क्लाइंट या तो तुम्हारे अपर मैनेजमेंट या जो भी टेक लीड है उस प्रोजेक्ट में या जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है वो लोग ही बेस्ड ऑन द व्हाट आई कैन से बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द व्हाट दे आर मेकिंग उसके बिहाफ पे वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो हम्म। अगर आप जूनियर डेवलपर हो तब तो आपके पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि आप चूज कर पाओ, जस्ट यू हैव टू वर्क वट एवर दे हैव सेलेक्टेड। यस। समहाउ अगर आपसे किसी ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, मैं मेरे हिसाब से चीजें कैसे चलती हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट माइग्रेशन का प्रोजेक्ट है, लेट्स से कि किसी पुरानी टेक्नोलॉजी में था, लेट्स से पीएचपी में था, अभी वो प्रोजेक्ट आ रहा है नोड जेएस के अंदर। तो अगर आपको पूरा श्योर शॉट पता है कि पूरी चीजें ऐसी की ऐसी ही रिप्लिका होने वाली है, कॉपी करने वाले हैं, तब तो आप चले जाओ सीक्वल डेटाबेस के अंदर। क्यों? कि चीजें आपकी प्रिटी मच जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सॉर्टेड है। अगर क्लाइंट नया है, और तब जब क्लाइंट आईटी में नया है, आईटी मतलब उसके अच्छा बिजनेस था, वो बहुत अच्छा कर रहा था बट वो ऑफलाइन कर रहा था, अभी वो ऑनलाइन आ रहा है, तो उसको शायद आईटी की उतनी समझ नहीं है। उसको ये भी समझ नहीं है कि एक छोटा सा चेंज कितने जगह पे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेगी, क्या क्या उसके हैपनिंग्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके रिपरकशन हो सकते हैं। अगर उसको ये सब नहीं पता है तो बेस्ट टू ऑलवेज गो कि आप नोस्क्यूएल डेटाबेस के साथ चले जाओ ताकि आपका बाद में सर दर्द कम रहे। ओके। और तेरे को आई कभी थिंक दिस शुड बी द क्राइटेरिया। ओके, तेरे को कभी ऐसा प्रॉब्लम आया है कि जैसे मेरे को अभी एक प्रॉब्लम आया था, वो डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि इसमें प्रॉब्लम आया था, लेकिन मैंने ना एक डेटाबेस रॉन्ग चूज़ कर लिया था। जैसे कि मैंने रिलेशनल डेटाबेस चूज़ कर लिया था। वो एक मतलब एक प्रोजेक्ट था, काइंड ऑफ स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन था, तो उसमें मैं रिलेशनल डेटाबेस में चला गया था। तो मेरे को बड़ा रिग्रेट हुआ था कि ये सब चीज़ों के लिए ना मतलब रिलेशनल डेटाबेस की कोई नीड नहीं थी। और रिलेशनल डेटाबेस में ना आपको एक थोड़ा सरदर्द तो होता ही है कि आपको क्वेरी वगैरह लिखनी पड़ती है और मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है वो। और स्पेशली जूनियर के साथ काम करना, अगर आप सीनियर डेवलपर हो और जूनियर के साथ काम कर रहे हो, तो चांसेस यही ज़्यादा होते हैं कि उनको नहीं आता है वो सही से, और मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है वो। तो मेरे को ऐसा सिचुएशन आया था, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे अगर वो मतलब मोंगो डीबी मोंगोस के साथ कर लेता तो बहुत इजी होता। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को इजीली मिल जाती। इवन वो प्रोजेक्ट ऐसा था ना, उसमें मतलब रिलेशन भी आराम से एग्रीगेशन से मैनेज किया जा सकता था, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ना, अगर आपके डेटाबेस में अगर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लो कि आपको 100 टू 200 टेबल मैनेज नहीं करने हैं, मतलब 100 टू 100 टेबल में से भी आपको 50 टेबल का रिलेशन मैनेज नहीं करना है, तो आप उसमें मत जाओ। आप रिलेशनल डेटाबेस में मत जाओ। आपको आपका काम मोंगोडीबी आराम से कर देगा। रिसेंटली अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, काफी लास्ट मंथ या उससे 2-3 मंथ पहले की बात है। उसके अंदर क्या दिक्कत थी, हम एक फ्लीट मैनेजमेंट एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे थे जिसमें रन टाइम पे बहुत सारा डेटा आता था। कभी कभी क्या होता है जब क्वेरी बहुत ज्यादा टाइम लेती है तो अब वो आपके जो सीपीयूज होते हैं डेटाबेस के उसको डाउन करने लगते हैं। तो हम एक सिनेरियो में थे जहाँ हमने देखा कि एपीआई का रिस्पांस टाइम कम से कम 20-25 सेकंड हो गया था, जो बहुत ही अनयूजुअल था हमारे लिए।
जब हम गए उसको और देखा हमने वहां पे, तो हमने एक बहुत छोटी मिस्टेक की थी मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइन की वजह से। उसके अंदर वो क्या कर रहा था, सीपीयू 99% यूज कर रहा था। सीपीयू 99% यूज करने का मतलब यह है कि आपका डेटाबेस किसी भी टाइम डाउन हो सकता है। और अगर आप, अभी आप समझो, आप उबर के एप्लीकेशन को समझो या फिर जोमेटो समझो, कितने सारे लोग अभी मूव कर रहे हैं और उनकी रियल टाइम लोकेशन कितने लोग देख रहे हैं। लेट्स से कि डेटाबेस आपका डाउन हो गया फॉर द इंस्टेंस किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो सारे लोग एकदम एक जगह फ्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है। तो मैंने जितना मोंगोडीबी के साथ मैंने ज्यादा काम किया है, तो आई एम थोड़ा सा बायस्ड, बट मोंगोडीबी में ये जो विजुअलाइजेशन टूल होते हैं, अगर आप मोंगोडीबी के साइट पे जाओगे तो बहुत अच्छे से दिख जाता है कि आप कितने रेप्लिका सेट पे काम कर रहे हो, आप किसकी सीपीयूज कितने यूज हो रहे हैं। आप ज्यादा अच्छे से हैंडलिंग कर पाते हो अपने डेटाबेस लेवल पे, क्योंकि जब आपके पास, मैं जिस डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, उस डेटाबेस के एक टेबल के अंदर जो डेटा था वो था लगभग लगभग 150 से पौने 200 जीबी का जेसन डेटा। तो जब आप इतने बड़े लार्ज डेटा सेट के साथ काम करते हो, तो आपको एक मॉनिटरिंग टूल होना चाहिए अच्छा। आई एम नॉट सेइंग कि सीक्वल के पास नहीं होते हैं, बिकॉज आई हैवंट यूज। आई एम जस्ट सेइंग कि मोंगोडीबी में वो मेरे को काफी अच्छा और यूज हेल्पफुल था। तो हमारा एक टाइम था जहाँ पे सिर्फ हमने मॉनिटरिंग टूल देख के अपनी डेटाबेस को डाउन होने से बचा लिया। और ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जब हम काम करते, जैसे विमल ने बताया स्ट्रीमिंग ऐप का, मैंने बताया कि एक सिनेरियो था जहाँ पे हमने जस्ट लुकिंग एट द मॉनिटरिंग टूल हमने डेटाबेस को डाउन होने से बचा लिया। ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। यस, मैं एग्री करता हूँ इससे कि मोंगोडीबी मतलब मोंगोडीबी में बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल मिलते हैं इनबिल्ट, ओके, जो आपका काम बहुत इजी कर देते हैं। और मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ना, कि क्योंकि मैंने दोनों किया हुआ है, इक्वली किया हुआ है। मैंने ना तो ज़्यादा मोंगोडीबी में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने माइस्क्ल में ही बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, ऐसा नहीं, मैंने मोंगोडीबी में इक्वली काम किया हुआ है। दोनों का आइडिया है मेरे को। मोंगोडीबी का हिसाब से उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है ना कि उसमें ना डेटाबेस ऑपरेशन बहुत फास्ट होते हैं कंपेयर टू, मतलब डेटाबेस ऑपरेशन इन द सेंस कि सबसे पहले तो मोंगोडीबी डील करता है जेसन से, ठीक है। और आज के टाइम में डेटा ट्रांसफरिंग जो फॉर्मेट है, डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट है, वो जेसन ही चलता है। मतलब ओवरऑल जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं मार्केट में अभी, जेसन बहुत पॉपुलर है। उस पहले पहले चलता था, क्या बोलते थे उसको, एक्सएमएल, XML। हाँ हाँ। ओके, पहले एक्सएमएल चलता था, अभी के टाइम में जेसन ही चलता है। तो मोंगोडीबी में जेसन इनबिल्ट होता है। अगर आप रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो तो उसमें जेसन नहीं होता, उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसमें वो चीज़ आपकी बच जाती है। तो आपका एप्लीकेशन ऐसा है ना जहाँ पे स्पीड रियली मैटर्स, बराबर। जैसे हो गया रियल टाइम ट्रैकिंग एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन में रियल टाइम ट्रैकिंग हो रहा है, वहाँ पे मोंगोडीबी आपकी बहुत बेस्ट चॉइस होगी, ठीक है। क्योंकि वो बहुत फास्ट, क्योंकि अब में उसमें मिली सेकेंड भी मैटर करता है कि जल्दी डेटाबेस डेटा सेव होना चाहिए, जल्दी डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जल्दी डेटा रिसीव होना चाहिए। तो ये मोंगोडीबी बहुत अच्छे से करता है। ऐसा नहीं है ओके, कि रिलेशनल। जस्ट टू, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जस्ट रियल टाइम का बात आया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रियल टाइम डेटाबेसेस लाइक द फायरबेस? फायरबेस एक एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है जो, जस्ट ओनली अबाउट द रियल टाइम, लाइक व्हाट ओके डू यू थिंक कि हाउ ओके, मच रियल टाइम, लाइक कितना बड़ा डेटा वो मैनेज कर पाएंगे या कर पाते हैं अभी? कभी काम किया फायरबेस में? फायरबेस में या रियल टाइम डेटाबेस में बहुत बार काम किया है, लेकिन एज सच उसको कभी मेन एप्लीकेशन स्टोरेज के फॉर्म में नहीं काम किया है। क्योंकि आई डोंट थिंक उसमें मेन तो चीज़ ना, रिलेशन मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। उसमें आपको कस्टम मतलब जुगाड़ी लगाने पड़ते हैं। अब 90% केस में कि आपको अगर वो आप मान के चल रहे हो ना, उसको डेटाबेस की तरह ट्रीट किया जाए, कि आप वो डेटाबेस की तरह लो अपने एप्लीकेशन के, तो आपको वो काम नहीं आएगा ज़्यादातर उसमें से। मेन चीज़ तो यही है ना कि सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पब्लिक राउट बनाते हो, लेकिन आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना अपने डेटा का, वो बहुत मुश्किल होता है उसमें। कि मतलब वो डेटाबेस के फॉर्म में उसको चूज़ करना आइडियल चॉइस नहीं है। उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हो कि आपको रियल टाइम डेटाबेस कभी, मतलब रियल टाइम डेटा कभी रिफ्लेक्ट करना है पर्टिकुलर स्क्रीन में। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको हर स्किल में रियल टाइम डेटाबेस चाहिए। वो कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेता है रियल टाइम डेटाबेस, वो मतलब फायरबेस डेटाबेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही काम करता है। हम ज़्यादातर वो यूज़ करते भी नहीं है, हम ज़्यादातर सॉकेट यूज़ करते हैं उसके लिए, कि आपको डेटा अगर रियल टाइम
ट्रांसमिट करना है तो हम ज़्यादातर सॉकेट यूज़ करते हैं। और मेरी समझ से हर एक टेक्नोलॉजी का एक लिमिटेशन है। अगर रियल टाइम डेटाबेसेस का एक लिमिटेशन है, आप उससे ऊपर आते हो सॉकेट, सॉकेट का भी एक लिमिटेशन है, जो हम लास्ट प्रोजेक्ट में जब मैं काम करता था मैंने फेस किया हुआ है। उसके ऊपर आप आते हो काफका। काफका का अभी तक तो मेरे को नहीं दिखा लिमिटेशन, बट हाँ समहाउ आने वाले कुछ समय बाद हमें शायद उसका भी एक लिमिटेशन या दो लिमिटेशन पता चल जाए। तो दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। और डेटाबेस समथिंग लाइक कि अगर आप बैकएंड में हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा मोस्टली। आप दोनों कर लो, जैसा विमल के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बोथ ऑफ द डेटाबेसेस में काम करने का। मैंने सिर्फ ज्यादा काम किया है NoSQL डेटाबेसेस के अंदर। तो इट इट हैपेंस, इट्स नथिंग लाइक कि मैंने इस पे काम किया है उस पे नहीं किया है, यानी ये आता है वो नहीं आता है। इट्स सिंपली हम्म। लाइक कि आपको क्या रिक्वायरमेंट मिली, क्या चैलेंजेस मिले, जिस पे आप काम करते हो, और वो उस पे आप करते जाते हो काम। और डेटाबेस इज समथिंग लाइक कि आप जितने अच्छे से मैनेज करोगे उतना बढ़िया एप्लीकेशन आपका बनने वाला है, उतना स्मूथ आपका एप्लीकेशन बनने वाला है। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्वेरी, जितनी ज्यादा रिसोर्सेज आप बचा सकते हो। आई थिंक दिस इज माई अप्रोच। अगर आपने ज्यादा रिसोर्सेज बचा लिए हैं, आपने API का टाइम कर दिया। एंड जस्ट वन पॉइंट, वन लास्ट पॉइंट इन टू ऑल द डिस्कशन, if you want some set of the data response in a JSON, do not hit a data, get a data, and then loop the data to make that particular format. That will kill your performance at like anything. अगर आपको रिस्पॉन्स फॉर्मेट चाहिए तो ट्राई टू उस तरीके की आप क्वेरी लिखो जो कि आपको वो तरह का रिस्पॉन्स क्वेरी ही रिटर्न कर दे। ना कि हम्म। आपके पास रिस्पॉन्स आया और आप उसको फिर लूप लगा रहे हो, इधर इफ इधर एल्स लगा रहे हो, इधर स्विच केस लगा रहे हो, और फिर आप रिस्पॉन्स का वो जो फॉर्मेट होता है बिल्ड करने का अप्रोच बहुत गलत है। वो आपके, और मोस्ट ऑफ द, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ ऐसा करते हुए कि अरे यार 5 टेबल से डेटा मंगा लेते हैं, उसको ऐसे 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 करके एक जेसन बनाते हैं और भेज देते हैं। या। भाई वो कोई कर लेगा। इंपॉर्टेंट है यस। कि आप चीजों को क्वेरी लेवल पे ही सॉल्व करके लाओ जितना हो सके। नहीं हो रहा है फिर तो ऑप्शन नहीं है, बट ट्राई करो कि उधर ही खत्म कर देने का। यस। सिंपल डेटाबेस सिर्फ डेटा रिटर्न करे और आप रिस्पॉन्स में उसको सेंड कर दो। या। डेटाबेस की क्वेरी लिखो, उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट कोड हो ही नहीं होना नहीं चाहिए ज़्यादा। जस्ट रिटर्न कोड होना चाहिए, रिटर्न डेट, रिस्पॉन्स रिटर्न का पेजिनेशन कोड एंड होना ऑल, चाहिए। बस। दैट्स इट। और कुछ नहीं, पेजिनेशन भी क्वेरी में ही मैनेज हो जाता है, उसके लिए भी अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ वही, रिटर्न में हमें हाँ। पेज काउंट और ये सब करना पड़ता है, सिर्फ दैट लाइन ऑफ कोड जो हम्म। आप रिटर्न कर रहे हो। बस नथिंग मच। क्वेरी बड़ी हो जाए चलेगा, लेकिन ट्राई करो कि एक बार क्वेरी बन गई ना, उसके बाद में कोई मैनिपुलेशन मत करो। वो आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस किल कर देता है। किल मतलब और डाउन करता है, वो एक्स्ट्रा टाइम है। उतना टाइम अगर वो 200 मिली सेकेंड भी ज़्यादा ले रहा है ना, तो लेकिन क्यों, क्यों लेना चाहिए? वो नहीं लेना चाहिए ना, ऐसे कर करके और आपका। अभी आप, हाँ और अभी आप एक यूजर के बारे में सोच रहे हो तो यू कैन लाइक 200 मिली सेकेंड क्या मतलब, 1 सेकेंड का बहुत कम हिस्सा, मतलब 20वां हिस्सा आई थिंक होता होगा। बट आप अगर आपके पास ज्यादा यूजर्स आ गए तो फिर तो बहुत यस। गंदा एक्सपीरियंस जाने वाला है वो। या। और और वो। एक और पॉइंट है एट द एंड कि आप अपने डेटाबेस को ऐसे डिजाइन करो ना कि आपको पता है कि आप कहाँ क्या रखने वाले हो। ऐसा नहीं कि हम्म। आप रन टाइम पे ही चूज करते जा रहे हो, थोड़ा टाइम लो अच्छा से। बहुत सारे डिजाइन टूल आते हैं कि आप डेटाबेस को डिजाइन कर हम्म। सकते हो। थोड़ा समय लेके डिजाइन कर लो और फिर और प्रोजेक्ट के अंदर आओ तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। वही है। और आप न्यू हो इस मतलब ये इस चीज़ में आप नए हो ना, तो आप सबसे पहले तो आ, कोई भी डेटाबेस आप चूज़ करोगे, रिलेशन डेटाबेस करो या नो एसक्यूएल करो, मोंगोडीबी करो, डजेंट मैटर। ठीक है, सीखने के पर्पज़ से, क्योंकि दोनों में बहुत सारा काम होता है। दोनों की अपनी अपनी मतलब अपना अपना स्पेस है। लेकिन दोनों में सिमिलर क्या रहेगा ना, आपका कंसेप्ट, कि आप डेटाबेस का मतलब डेटा टेबल, मतलब डेटाबेस के टेबल के बीच का रिलेशन कैसे समझते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से 3 टेबल ऐसे हैं कि वो कनेक्टेड हैं, तो वो कनेक्शन को आप कैसे समझते हो अपने माइंड में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने माइंड में क्लियर हो गया कि हाँ ये डेटा टेबल है ना, वो यहाँ से कनेक्टेड है, तो आप समहाउ उसको क्वेरी के फॉर्म में ला ही दोगे। लेकिन आपको माइंड में ही क्लियर नहीं होगा कि मेरा ये टेबल इससे कनेक्टेड इस तरह से होना चाहिए, ये टेबल की ये फील्ड ये से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो आपको अगर माइंड में क्लियर नहीं हुआ ना, तो आप क्वेरी में भी नहीं ला पाओगे ऐसे।
और ट्राई करो कि आप जो भी क्वेरी लिखो ना, जब भी एप्लीकेशन में की कोई भी, सॉरी, एप्लीकेशन की कोई भी एपीआई बनाओ और उसमें क्वेरी लिखो, तो ट्राई करो कि जैसे हमने अर्लियर बात किया कि मैक्सिमम ट्राई करो कि पूरा रिस्पॉन्स उसमें आ ही नहीं जाना चाहिए वो क्वेरी में, क्वेरी बड़ी कर दो, कोई नहीं। और आप बिगिनर हो और आपको समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, कभी ऐसा होता है कि टाइम कम होता है तो आप कर दो, अपने थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दो, चलेगा। लेकिन बाद में आपको टाइम मिलता है ना, उसको फिक्स करो, क्योंकि वो कहीं कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ नॉलेज है। उसको अपने माइंड में कभी अप्रिशिएट मत करो। आपको पता है आपने कैसा कोड लिखा है, क्वेरी ऑप्टिमाइज नहीं है, तो उसको माइंड में ऐसा रखो कि नहीं नहीं ये अच्छा कोड नहीं है, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ऐसे उसको अप्रिशिएट मत करो, वो नॉलेज को। ठीक है। और एक और चीज है, अपार्ट फ्रॉम द जो भी हमारे पास है ऑर्थोडॉक्स, मतलब कि ये कर लो वो कर लो, आज की डेट में अगर आप पाइथन में जाते हो तो आप एसक्यूएलाइट 3 से आपका सीधा पाला पड़ता है। आप अमेजोन में जाते हो तो डायनामो डीबी आपको मिलता है, इलास्टिक सर्च डेटाबेसेस मिलते हैं। तो डू नॉट गो, मतलब आप रस में मत रहो कि यार ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ। हम्म। बहुत करना है, सीक्वल नोट सीक्वल में एक पकड़ो, कोई एक कर लो। बाद में उसी प्रोजेक्ट को, टाइम है कॉलेज में हो, उसी को आप सीक्वल डेटाबेस से करो, क्योंकि ये डिस्कशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसमें बहुत सारे हमने एस्पेक्ट डिस्कस किए। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ एस्पेक्ट मिस किया हुआ है, आप कमेंट में बताना। और एक और चीज जो आप प्लीज कमेंट में छोड़ते हुए जाइएगा, कि आपको डिस्कशन के लेंथ ऑफ वीडियो कितने, आपको डिस्कशन का लेंथ कितनी चाहिए, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि वी कैन डिस्कस लाइक एन नंबर ऑफ टाइम और एन नंबर ऑफ लेंथ। तो एक आपको शॉर्ट डिस्कशन पसंद है या फिर लॉन्ग डिस्कशन, उस फॉर्मेट में हम आगे के अपने डिस्कशन को फ्रेम करेंगे। आई थिंक ये हमारी समझ थी डेटाबेस के लेके। अगर आपको कोई टॉपिक था जो नहीं समझ में आया, कोई कीवर्ड या jargon नहीं समझ में आया, लेट्स से ओआरएम था या कुछ और, आप कमेंट में आई हमें पिंग करिए, हम उस पर एक अनदर डिस्कशन करेंगे। और जस्ट टू गेट यू द ओवरव्यू, ये था डिस्कशन डेटाबेसेस के बारे में, जहाँ पे हमने बहुत सारे डेटाबेसेस के बारे में बात किया, बहुत सारे सिनेरियोज के बारे में बात किया। अगर आपको ऐसा कोई और डिस्कशन चाहिए तो आप जस्ट कमेंट में उस टॉपिक को पिंग करिए, हम उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।